अच्छा जी, आज जो है वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा ऑन द टॉपिक ऑफ सेंट्रलिटी मेजर्स। और इसके अंदर हम लोग सेंट्रलिटी मेजर्स की जो है वो कुछ एप्लीकेशंस जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो है वो हम लोग चार एप्लीकेशंस जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रलिटी मेजर्स की। कि लेट से अगर हम लोगों ने ट्विटर के ऊपर यूज़र्स को रैंक करना है, उसके अंदर सेंट्रलिटी मेजर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास लीगल केसेस होते हैं, कोर्ट्स में जो टॉप चल रहे होते हैं केसेस, उनको हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग सेंट्रलिटी मेजर्स। एक मेथड है, अगर उसे इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये यूज़फुल भी हो सकता है कि अगर हम लोगों ने हॉस्पिटल से हॉस्पिटल्स में हमारे पास पेशेंट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग इन्फेक्शंस को कैसे जो है वो कम कर सकते हैं। और फिर ये कि अगर जो हमारे पास प्रोग्रामिंग के फोरम्स होते हैं, जिससे आजकल स्टैक ओवरफ्लो हर चीज़ के लिए यूज़ होता है। सब पहले जो है वो अभी भी है, खैर फोरम्स होते हैं जहाँ पे लोग जो है क्वेश्चंस करते हैं, आंसर्स करते हैं, तो वहाँ पे एक्सपर्ट्स को अगर रैंक करना है तो वो हम लोग कैसे जो है वो रैंक कर सकते हैं यूजिंग सेंट्रलिटी मेजर्स। So let us start with a very simple example of ranking Twitter users. इसके अंदर ट्विटर का हम लोगों को पता है कि ये बेसिकली हमें क्या करता है कि एक ब्रॉडकास्टिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। कि आप देखें फेसबुक से फ़र्क किस तरह है। फेसबुक पे जो हमारे पास रिलेशन होती है वो काइंड ऑफ हमारे पास वन टू वन होती है कि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सिर्फ वो जो है मोस्टली सिर्फ वो जो है वो मेरी पोस्ट जो है वो देख सकते हैं, अनलेस कि मैंने अपने प्रोफाइल अपनी पोस्ट को जो है पब्लिक किया हुआ कि हर कोई देख सके। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग यही होगी कि मेरे जो या ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी चीज़ को करते हैं कि मेरी पोस्ट जो है वो मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो देख सकें। तो वो काइंड ऑफ एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट है कि खाली फ्रेंड्स से आप डाटा शेयर कर रहे होते हैं। और वो काइंड ऑफ हमारे पास पर्सनल ओपिनियंस होते हैं फेसबुक पे यूजुअली। जो मेरे जो अपने जो से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मोस्टली मैं फेसबुक पे अपलोड कर रहा हूँगा। लेकिन ट्विटर जो है वो काइंड ऑफ हमारे पास एक ओपन अप्रोच को यूज़ करता है। ओपन अप्रोच से क्या मतलब है कि जब मैं ट्विटर पे कोई चीज़ पोस्ट कर रहा होता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम ब्रॉडकास्टिंग इट फॉर द होल वर्ल्ड। ठीक है, मतलब मेरे फॉलोअर्स को तो वो मैसेज जा रहा होता है, लेकिन अगर कोई सर्च करना चाहे उस टॉपिक के ऊपर तो वहाँ पे भी मेरी ट्वीट जो है वो नज़र आ जाएगी। तो ये काइंड ऑफ आपके पास जो है वो वन टू मैनी काइंड ऑफ रिलेशन है, या ब्रॉडकास्टिंग एक है कि आप आपकी जो मैसेज है वो सब तक जा रहे, सारों के मैसेजेस आप तक आ रहे हैं। तो काइंड ऑफ आपके पास वन टू मैनी से भी आगे आपके पास मैनी टू मैनी की आपके पास जो है वो अप्रोच है, ये फॉलो कर रहा होता है। अच्छा, अगर हम लोग ट्विटर को देखें तो इसके अंदर से बहुत सारे नेटवर्क्स जो है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस तरह ये एक ट्वीट दी हुई है, ये जफर सईद के पीएचडी थीसिस है, उसमें से ये ली हुई है ये इमेज मैंने। इसके अंदर जो है वो आप देखें एक ट्वीट है, ये यूज़र चैंपियंस लीग जो है वो इसको ट्वीट कर रहा है, डेट दी हुई है, ट्वीट का टेक्स्ट है। अच्छा, ट्वीट के अंदर हमारे पास ये एक मेंशन है ना, मेंशन हमारे पास क्या होता है कि ये जो चैंपियन लीग्स है ये अपने ट्वीट में इस यूज़र को जो है वो मेंशन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज मेंशन। तो अब हमारे पास एक नेटवर्क ये हो सकता है कि कौन सा यूज़र जो है वो किस दूसरे यूज़र को मेंशन कर रहा है। ठीक है, अगर आप वेब के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपके पास इस तरह एक वेब पेज के अंदर हम लोग दूसरे वेब पेज को लिंक कर रहे होते हैं ना, तो मेंशन भी मोर और लेस हमारे पास इसी तरह का होता है कि एक ट्वीट के अंदर हम लोग दूसरी यूज़र को जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं। अब ये तो हमारे कंट्रोल में होता है कि अगर हमारा जैसा ये यूज़र यू है, ये तो हमारे कंट्रोल में होगा कि हम लोग जिस मर्जी को मेंशन कर लें। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में होगा। लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं होगा कि बहुत से दूसरे यूज़र्स जो है वो हमें मेंशन करना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये जो चीज़ है दिस दिस बिकम्स डिफिकल्ट टू डू। तो यहाँ पे जो है एक अनवर सईद एक आईटीयू के पीएचडी के स्टूडेंट है, एमफिल उन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से की है। उन्होंने क्या किया कि ट्विटर के ऊपर ये जो मेंशन नेटवर्क होता है, एक स्पेसिफिक आप कह लें कि रिसर्च पेपर से मुतल्लिक जो ट्वीट्स होती हैं, उसके अंदर जो मेंशन्स हो रहे होते हैं उस नेटवर्क को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, मेंशन नेटवर्क को, और फिर उसके ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया। तो उस पेपर का मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, आप जो है वो उसको देख सकते हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें, एक उन्होंने ये काम किया कि सेंट्रलिटी मेजर्स को यूज़ करते हुए यूज़र्स को रैंक किया। अब यह है कि एक यूज़र जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास मेंशन हो रहा है। ठीक है, और या फिर ये है कि एक यूज़र जो है वो मेंशन हो रहा है, लेकिन वो जो मेंशन हो रहा है उससे कोई बहुत इंपॉर्टेंट यूज़र मेंशन कर रहा है।
ठीक है, तो इन दोनों का हमारे पास रैंक जो है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इफ अ यूजर इज मेंशन्ड बाय एन अदर इम्पोर्टेंट यूजर, और इफ अ यूजर इज मेंशन्ड बाय मैनी यूजर्स, तो उस सूरत में हमारे पास उस यूजर की जो सेंट्रलिटी है वो हाई हो जाएगी। तो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे कौन सा सेंट्रलिटी मेजर जो है वो यूज करना चाहिए? क्लोजनेस सेंट्रलिटी। क्लोजनेस सेंट्रलिटी तो ये बताएगा ना कि आप नेटवर्क के अंदर किस जगह पे बाकी नोड से कितना क्लोज हैं। ठीक है, सर इसके इन अलावा डिग्री अगर हम लोग तो एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट नोट से क्लोज है तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है सर। इन डिग्री अगर हम लोग लेते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ये मैटर नहीं करता कि किन नोड से हमारे पास इनवर्ट लिंक आ रहा है। कोई इन डिग्री से रोबस्ट, कोई इससे बेहतर हमारे पास सेंट्रलिटी मेजर हो सकता है जो हम लोग यहाँ पे यूज करें, जो ये भी देख रहा हो कि जो इनकमिंग एजेस हैं वो कौन सी नोड से आ रहे हैं, वो नोड्स इंपॉर्टेंट हैं या नहीं। सर पेज रैंक नहीं सर, पे यही यूज होगी सर सर। पे तो पेज रैंक आप बताओ ठीक होगा। पेज रैंक है हमारे पास, अथॉरिटी स्कोर्स हैं, हब हब्स एंड स्कोर। अथॉरिटी के अथॉरिटी स्कोर्स हैं, फिर आइगन वेक्टर सेंट्रलिटी जो पड़ी थी वो नासिच आइगन वेक्टर सेंट्रलिटी जो थी वो जो हम लोगों ने पढ़ी थी। तो ये सारे बेसिकली इसी चीज़ को देख रहे होते हैं कि इनवर्ट एज कौन सी नोड से आ रहा है। ठीक है, और फिर हमारे पास वो जो इनवर्ट एज आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नोड से आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इनमें से हम लोग कोई भी जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि यूजर्स को ट्विटर पे रैंक किया विद रिस्पेक्ट टू देयर ट्वीट्स ऑन अबाउट रिसर्च पेपर्स। अच्छा, इससे ये जो चीज़ है कि आपके पास रिसर्च पेपर्स जो हैं वो ट्विटर के ऊपर या फेसबुक पे या न्यूज़ में या ब्लॉग्स में किस तरह डिस्कस हो रहे हैं, इसके ऊपर एक पूरी फील्ड एक इस्टेब्लिश हुई है जिसे हम लोग आल्ट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आल्ट मैट्रिक्स। आल्ट मैट्रिक्स से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बिब्लियोमेट्रिक्स क्या होते हैं। बिब्लियोमेट्रिक्स ये होते हैं कि जो हमारे पास एक रिसर्च पेपर होता है उसके एंड पे रेफरेंसेस दिए हुए होते हैं। ठीक है, बिब्लियोग्राफी हम लोग उसको कहते हैं। उसकी बेस पे हम लोग जो मेजर्स कैलकुलेट करते हैं, रैंकिंग्स जो करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं बिब्लियोमेट्रिक्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, जैसे गूगल जो है वो यूज़ करता है एच इंडेक्स यूज़ करता है, i10 इंडेक्स यूज़ करता है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से मेजर्स हैं, जिस तरह आपके पास जर्नल्स के जो इम्पैक्ट फैक्टर्स कैलकुलेट हो रहे होते हैं वो भी दे आल्सो कम अंडर द डोमेन ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स। इसी तरह आपके पास आइगन फैक्टर, एक तो आइगन वेक्टर होता है, आइगन फैक्टर स्कोर है, वो हमारे पास जो है बिब्लियोमेट्रिक्स है। तो बेसिकली जो भी चीज़ हम लोग साइटेशंस की बेस पे कंप्यूट कर रहे होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे पेपर्स को रैंक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, यूजर्स को रैंक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या जर्नल्स को रैंक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस को रैंक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास बिब्लियोमेट्रिक्स में आ जाएंगे। तो ये मेनली डिपेंड कर रही होती है बिब्लियोग्राफी के ऊपर, या जो पेपर के एंड पे जो रेफरेंसेस दिए होते हैं उसकी बेस पे ये चीज़ कैलकुलेट हो रही होती है। आइडिया यही है कि आपके पास एक पेपर के अंदर आप जितने मर्जी रेफरेंसेस डालते हैं, तो ये जो आउटवर्ड एजेस हैं ये तो आपके पास इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते, ये आपके कंट्रोल में होते, किसी भी यूज़र के कंट्रोल में होंगे, किसी भी ऑथर के कंट्रोल में होंगे। लेकिन द डिफिकल्ट थिंग इज़ टू गेट द इनवर्ड एजेस इन अ पेपर। ठीक है, कि आपने पेपर पब्लिश किया और बहुत से दूसरे लोग उसको साइट करना शुरू करते हैं, आपके पेपर को अपनी बिब्लियोग्राफी में डालना शुरू करते हैं, आपके पेपर के बारे में अपने पेपर में बात करना शुरू करते हैं। ये जो चीज़ है ये करना मुश्किल होता है। ठीक है, और ज़्यादातर जो हमारे पास बिब्लियोमेट्रिक्स हैं वो ये आपके पास इनकमिंग एजेस पे जो है वो कर रहे होते हैं। अब इसको आप पेपर लेवल पे भी देख सकते हैं, इसको आप यूज़र लेवल पे भी देख सकते हैं, इसको आप जर्नल के लेवल पे भी देख सकते हैं, इवन लोगों ने कंट्री लेवल पे भी देखा हुआ है, इसको यूनिवर्सिटी लेवल पे भी देखा हुआ है। तो वो बेसिकली ये हो रहा होता है कि उस एंटिटी के ने जो पेपर पब्लिश किया या वो जो पेपर है वो हमारे पास कितनी मरतबा जो है वो साइट हो रहा है। तो इन्होंने भी जो ये हमारे पास बिब्लियोमेट्रिक्स हो गया, इसके अंदर हमारे पास बिब्लियोग्राफी यूज़ होगी। जो आल्ट मैट्रिक्स है इसके अंदर हमारे पास पेपर्स के बारे में डिस्कशन हो रही है, लेकिन वो हमारे पास मुख्तलिफ फोरम्स पे हो रही है, ट्विटर है, फेसबुक है, ब्लॉग्स है, उसकी बेस पे अगर हम लोग कंप्यूटेशंस करेंगे तो हम लोग कहेंगे आल्ट मैट्रिक्स। ठीक है, तो आल्ट मैट्रिक्स पे एक वेबसाइट भी बनी हुई है जो अपना डाटा जो है वो स्कॉलर्स के साथ फ्रीली शेयर करते हैं, और अगर आप कमर्शियल उसके लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने काइंड ऑफ एग्रीगेट किया हुआ है कि आपके पास जो है वो एक पेपर जो है वो कौन कौन से, उसके बारे में कौन कौन सी ट्वीट्स हुई हैं, कौन कौन से हमारे पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो डिस्कस हुआ है। तो इन्होंने अनवर सईद ने क्या किया कि इन्होंने बेसिकली मेंशन नेटवर्क एक्सट्रैक्ट किया ट्विटर में से,
और फिर उस मेंशन नेटवर्क के ऊपर उन्होंने 2 सेंट्रलिटी मेजर्स यूज़ किए, एक आइगन वेक्टर सेंट्रलिटी यूज़ की और एक पेज रैंक यूज़ किया। तो जो आइगन वेक्टर सेंट्रलिटी थी और जो पेज रैंक था, उससे उन्हें तकरीबन जो है वो एक जैसे जो है वो रिजल्ट्स मिले। जिस तरह ये वाला रिजल्ट जो है, ये जो सॉर्टिंग हुई हुई है, ये आइगन वेक्टर सेंट्रलिटी की बेस पे सॉर्टिंग हुई हुई है डिसेंडिंग ऑर्डर में। और जो पेज रैंक है उसके अंदर आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी जो आउट ऑफ ऑर्डर है। जिस तरह पेज रैंक के हिसाब से जो है ये वाला जो पेज है ये हाईएस्ट रैंक होना चाहिए था। फिर आपके पास कुछ ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर आपको जो है वो मिलेंगी। लेकिन द पॉइंट इज के जो टॉप 20 यूजर्स निकले मेंशन नेटवर्क के अंदर, वो पेज रैंक और आइगन वेक्टर सेंट्रलिटी दोनों के अंदर वो तकरीबन कॉमन थे। कोई रैंक का फर्क हो सकता है, कोई नीचे हो कोई ऊपर हो, लेकिन उनके अंदर मेजर ओवरलैप था। तो जो टॉप 20 यूजर्स आइगन वेक्टर सेंट्रलिटी ने निकाले, वही टॉप 20 यूजर्स जो है वो पेज रैंक निकाले। फिर नेक्स्ट चीज़ ये थी कि ये कौन से यूजर्स थे। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर जर्नल्स ना, कि एक जर्नल है, उसने अपना ट्विटर पे अकाउंट बनाया हुआ है, और वो जब उसका कोई पेपर पब्लिश होता है या कोई इंपॉर्टेंट पेपर पब्लिश होता है तो उसके बारे में वो ट्वीट एक कर देते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर सेंट्रलिटी निकल रही थी, वो जो जर्नल बेस्ड जो यूजर्स थे उनकी आइगन वेक्टर सेंट्रलिटी जो है वो ज़्यादा निकल रही थी। अब इसकी वजह आप समझ सकते हैं कि एक तो ये कि जर्नल्स को लोग मेंशन बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, साइंटिस्ट को जो है वो लोग मेंशन जो है वो कम करेंगे एज कम्पेयर टू अ जर्नल। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो है वो जर्नल्स की, क्योंकि मेंशंस हमारे पास ज़्यादा थे, इस वजह से तकरीबन टॉप 20 यूजर्स के अंदर एक यूजर को छोड़ के बाकी सारे यूजर्स जो हैं वो हमारे पास जनरल थे, जो टॉप 20 यूजर्स थे। ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा मेंशन नेटवर्क था, इसके अंदर साइंटिस्ट भी थे, रिसर्चर्स भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, और भी बहुत से लोग थे। लेकिन पेज रैंक के हिसाब से और आइगन वेक्टर सेंट्रलिटी के हिसाब से जब रैंक किया गया उन्हें कि कौन सा यूजर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजर्स से जो है वो कौन से यूजर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजर जो है वो मेंशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर टॉप 20 में हमारे पास ऑलमोस्ट सारे जो है वो जर्नल्स निकले। एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन निकली जो मेंशन हो रही है, और वो हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, उसका अकाउंट जो है वो हमारे पास टॉप 20 के अंदर आया। अगर हम लोग फील्ड्स के हिसाब से देखें कि कौन सी फील्ड्स हैं जो हमारे पास ज़्यादा जो है वो मेंशन होती हैं ट्विटर के ऊपर, या जो इन्फ्लुएंशियल यूजर्स हैं, ये काइंड ऑफ यू कैन थिंक ऑफ दीज यूजर्स एज इन्फ्लुएंशियल यूजर्स एज वेल, कि हमारे पास ये बहुत से दूसरे लोग जो हैं और बहुत से इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो इनको मेंशन कर रहे हैं। तो यू कैन ऑल्सो, इनका इन्फ्लुएंस होगा ऑफ कोर्स, इतने लोग इनको जो है जो मेंशन कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट लोग जो इनको मेंशन कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो किस फील्ड के जो जर्नल्स हैं उनका इन्फ्लुएंस आता है ट्विटर के ऊपर, या वो ज़्यादा मेंशन होते हैं। तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो पहला जर्नल PLOS One है, ये ऑलमोस्ट हर फील्ड से रिलेटेड जो है वो साइंस की हर फील्ड से रिलेटेड पेपर्स जो है ये पब्लिश करेगा। आई थिंक शायद बहरहाल मतलब मेडिसिन से भी, कंप्यूटर साइंस से भी, इंजीनियरिंग से भी, हर एक फील्ड से रिलेटेड जो है ये पेपर्स जो है वो पब्लिश करता है। काइंड ऑफ हमारे पास जनरल है। फिर साइंस मैगजीन है, ये भी हमारे पास जनरल है। फिर हमारे पास हेल्थ साइंसेज है, नेचर, ये भी जनरल है। ऑल्दो ये लिखे हुए तो जनरल है, लेकिन इसके अंदर भी ज़्यादा जो पेपर पब्लिश होते हैं, जिस तरह खासतौर पे नेचर के अंदर, वो हमारे पास साइंस मेडिकल से रिलेटेड पेपर्स जो हैं वो पब्लिश होते हैं। और उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर हमें मेडिसिन और बायोलॉजी के जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है ट्विटर के ऊपर वो हमारे पास हेल्थ साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे आपको जो है कंप्यूटर साइंस का, या आपके पास जो है वो इंजीनियरिंग का या मैथमेटिक्स का आपको यहाँ पे जो स्पेसिफिक कोई जर्नल नहीं मिल रहा। और इनफैक्ट जब आप दूसरे इन रिजल्ट्स को कोरिलेट करते हैं इम्पैक्ट फैक्टर्स के साथ, जो जर्नल्स के इम्पैक्ट फैक्टर्स होते हैं, तो ये चीज़ आपको इम्पैक्ट फैक्टर्स के अंदर भी मिलेगी कि जो हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर्स आपको मिलेंगे वो आपको मेडिकल डोमेन से रिलेटेड जो जर्नल्स हैं उनके आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर, सबसे हाई इम्पैक्ट फैक्टर्स जो है वो मिलेंगे। दूसरी जो आपके पास इंजीनियरिंग साइंसेज हैं, बाकी जो नेचुरल साइंसेज हैं आपके पास, उसके जो जर्नल्स हैं उनका आपको इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू द जर्नल्स इन द हेल्थ साइंसेज।